ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग व्यवहार की दोहरी असर और खातों के प्रकार का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। निम्नलिखित खातों का वर्गीकरण कीजिए। अब क्या होता है बच्चे कि एग्जाम में कई बार बहुत सारे खातों का नाम दे देंगे और आपको बोलेंगे इसका वर्गीकरण करें कि कौन सा खाता किस प्रकार का खाता है। ठीक है, अब जैसे मान लिया पूछ देंगे कि आहरण किस प्रकार का खाता है, तो आप क्या बताएंगे? व्यक्तिगत खाता। अब यहाँ पे समझेंगे बच्चे कि आहरण खाता व्यक्तिगत खाता क्यों है। देखो, आहरण जो होता है बच्चे कि जब कोई व्यवसाय का मालिक अपने व्यवसाय में से निजी उपयोग के लिए कोई माल या संपत्ति ले जाए तो उसको आहरण कहते हैं। बताओ, बिजनेस में से जो पैसे हैं अगर कोई व्यक्ति घर पे लेके गया, व्यक्ति मतलब मालिक अगर घर पे ले जाता है तो मालिक तो व्यक्ति है बच्चे, इसलिए व्यक्तिगत खाता होता है। देनदार व्यक्तिगत खाता है। देनदार को हम ग्राहक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? देनदार को ग्राहक। ठीक है, तो ग्राहक कौन होता है? व्यक्ति होता है। लेनदार बोलते हैं बच्चे व्यापारी को, जिसके पास हम उधार पे माल खरीदते हैं उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? व्यापारी। तो जो व्यापारी होता है बच्चे वो भी क्या होता है? व्यक्ति होता है। नीलम बहन का खाता सीधी सी बात है व्यक्ति है। लेनी हुंडी ये भी व्यक्तिगत खाता होता है। लेनी हुंडी का मतलब जिसके पास से पैसे लेने बाकी है। ठीक है। पूंजी खाता। अब बताओ पूंजी क्या होता था कि जब व्यवसाय का मालिक अपने व्यवसाय में नगद माल या संपत्ति लगाए तो उसे पूंजी कहते हैं। तो पूंजी कौन देता है व्यवसाय में? तो व्यक्ति देता है, मालिक देता है। मालिक व्यक्ति होता है, इसलिए व्यक्तिगत खाता है। नवजीवन कॉमर्स कॉलेज का खाता है एक कृत्रिम व्यक्ति है बच्चे, इसलिए व्यक्तिगत खाता होगा। राम मेडिकल स्टोर्स ये व्यक्तिगत खाता होगा। यूनियन बैंक है, अहमदाबाद शाखा खाता है, कर्नावती क्लब है, गुजरात सरकार का खाता, सब व्यक्तिगत खाते का उदाहरण है। ठीक है, उसी तरीके से माल संपत्ति खाते का कुछ उदाहरण यहाँ पे है, जैसे स्टॉक है, खरीद खाता है, रोकड़ है, यंत्र है, जमीन खाता, फर्नीचर खाता, कॉपीराइट ख्याति, ये सारे माल संपत्ति खाते होते हैं। ठीक है, फिर उपज खर्च खाते में आप ये सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्राप्त ब्याज, प्राप्त बट्टा, प्राप्त बैंक ब्याज है, प्राप्त डिविडेंड है ना, प्राप्त कमीशन भी है बच्चे, फिर प्राप्त वेतन है, फिर है धर्मादा खाता, धर्मादा खाता है, वेतन खाता है, आवक माल गाड़ी भाड़ा है, स्टेशनरी खाता, मजदूरी खाता, चुकाया भाड़ा खाता, डूबत ऋण खाता, ये सारे खाते जो है बच्चे वो उपज खर्च खाता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा किस प्रकार का खाता है। ये तीनों जो खाते दिख रहे होंगे आपके पूरा मिक्स करके आपको दे देंगे एग्जाम में और उसको बोलेंगे इसका वर्गीकरण करें, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको अलग अलग छाट करके अलग अलग लिखना है कि व्यक्तिगत खाते में कौन कौन सा आएगा, माल संपत्ति में कौन कौन से खाते आते हैं, उपज खर्च में कौन कौन से खाते आते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा। देखो यहाँ पर भी व्यक्तिगत खाते, माल संपत्ति खाते का पूरा एक फॉर्मेट ही पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब आप लोग क्या करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे बच्चे और इसको याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुदरती व्यक्ति के खाते सारे हैं, फिर है कानूनी कृत्रिम व्यक्ति, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, R&L पंड्या हाई स्कूल का खाता है, गुजरात यूनिवर्सिटी है, टाटा कंपनी है, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है, वसानी ब्रदर्स खाता है। ये सारे कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है बच्चे जो व्यक्ति या मालिक के द्वारा बनाया गया व्यवसाय है, उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम व्यक्ति। माल संपत्ति में देखो ये सारे माल खाते, खरीद खाता, बिक्री खाता, खरीद माल वापसी, बिक्री माल वापसी, अंतिम स्टॉक। ठीक है, ये माल संपत्ति खाते का उदाहरण बता सकते हैं। संपत्ति में पेटेंट है, लघु रोकड़ है, टाटा कंपनी के शेयर का खाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। कई बार आपसे पूछेंगे टाटा कंपनी का खाता किस प्रकार का खाता है। अगर सिर्फ टाटा कंपनी हो तो व्यक्तिगत है, लेकिन टाटा कंपनी के शेयर अगर आ गया बच्चे तो क्या हो जाएगा? माल संपत्ति। उसी तरीके से टाटा कंपनी के ऋण पत्र अगर आया तो माल संपत्ति। ठीक है, फिर है वाहन खाता, स्टेशनरी स्टॉक है, ये सारे माल संपत्ति खाते होते हैं। उपज खर्च में देखो ये सारे उपज है, आहरण पर ब्याज है, प्राप्त ऋण पत्र पर ब्याज है, डूबत ऋण वापसी है। डूबत ऋण वापसी का मतलब होता है कि जब डूबा हुआ पैसा वापस मिले तो उसको क्या बोलते हैं? डूबत ऋण वापसी। फिर है प्राप्त डिविडेंड है, कमीशन है, बट्टा है। उसी तरीके से खर्च के खाते में डेमरेज है, पूंजी पर ब्याज है, चुकाया ब्याज है, ये सारे उपज खर्च खाते में आएंगे। इसको आप लोग याद
रखेंगे बच्चे, ठीक है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो समझेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे वेतन किस प्रकार का खाता है, तो आप क्या बताएंगे, उपज खर्च। लेकिन इसी में बच्चे अगर बोले अदत्त वेतन, अदत्त का मतलब होता है चुकाना बाकी वेतन, ठीक है। अदत्त का मतलब क्या होता है बच्चे, चुकाना बाकी वेतन, यानी ऐसा वेतन जो अभी तक हमने चुकाया नहीं है। जैसे मान लें बच्चे हमारे यहाँ पे एक आदमी काम करता है और उसकी सैलरी है 10,000 रुपया। कितना है, 10,000, ठीक है। अगर 10,000 रुपया उसकी सैलरी है तो 10,000 मान लें कि सैलरी उसने एक महीने तो काम कर लिया हमारे पास, तो बताओ उसको 10,000 सैलरी देना पड़ेगा। अब 10,000 में से उसको मैंने सिर्फ 6,000 रुपया ही सैलरी दिया, तो बताओ इसका मतलब 4,000 अभी तक हमने उसको पेमेंट नहीं किया। तो जो 4,000 सैलरी अभी बाकी है बच्चे, ये हो जाता है अदत्त वेतन, ठीक है। मतलब व्यक्ति का सैलरी है 10,000, उसको हमने दिया सिर्फ 6,000, तो 4,000 तो अभी देना बाकी है। तो जो 4,000 देना बाकी है बच्चे, इसको हम बोलते हैं अदत्त वेतन, इसी को हम चुकाना बाकी वेतन कहते हैं। तो चुकाना बाकी वेतन जो होता है वो व्यक्तिगत खाता होता है, और ये दायित्व पीढ़ी का क्या होता है बच्चे, दायित्व। पूर्वदत्त वेतन, पूर्वदत्त वेतन का मतलब कि जो वेतन हमने पहले ही दे दिया है उसको क्या बोलते हैं, पूर्वदत्त वेतन। तो ये भी किस प्रकार का खाता होगा बच्चे, व्यक्तिगत खाता है ना। और ये व्यवसाय के लिए क्या होता है, लेना, लेना यानी क्या, संपत्ति है, ठीक है। ये आप याद रखें, अदत्त वेतन व्यक्तिगत खाता है, पूर्वदत्त वेतन ये भी व्यक्तिगत खाता होगा, ठीक है। लेकिन अदत्त वेतन वो व्यवसाय का क्या है, दायित्व है, और पूर्वदत्त वेतन संपत्ति है, और वेतन व्यवसाय का क्या है, खर्च है, ठीक है। उसी तरीके से सेम है, चुकाया भाड़ा उपज खर्च खाता है, अदत्त भाड़ा है ना। एक चीज याद रखना, यदि भाड़ा के आगे या पीछे कोई वर्ड अगर लग जाए बच्चे, तो उसको हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं ना, ठीक है। तो दोनों व्यक्तिगत खाता होगा। अदत्त भाड़ा दायित्व होता है, और पूर्वदत्त भाड़ा क्या होता है, संपत्ति होता है। तो इसी तरीके से 4 एग्जाम्पल है, वो आप ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से प्राप्त कमीशन, प्राप्त कमीशन उपज खर्च है, यानी व्यवसाय के लिए फायदा है। अप्राप्त कमीशन क्या होता है बच्चे, कि मान लें कि मुझे एक व्यक्ति के काम मैंने किया और उसने बोला कि अगर मेरा एक काम करेगा तो तुझे मैं 10,000 कमीशन दूंगा। मैंने अगर उसका काम पूरा कर दिया तो मुझे 10,000 कमीशन मिलना चाहिए, लेकिन उसने मुझे सिर्फ 5,000 कमीशन दिया। देना कितना था, 10,000, लेकिन उसने मुझे कितना दिया, सिर्फ 5,000। तो 5,000 कमीशन अभी मेरा क्या हो गया, अप्राप्त है, मतलब अभी तक मुझे मिला नहीं है। तो जो कमीशन मुझे नहीं मिला उसको अप्राप्त कमीशन कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए क्या होता है बच्चे, संपत्ति होता है। पेशगी प्राप्त कमीशन, जो कमीशन पहले ही मिल गया उसको हम बोलते हैं पेशगी प्राप्त कमीशन। और ये जो कमीशन होता है वो दायित्व होता है, ठीक है। और ये दोनों किस प्रकार का खाता होगा, व्यक्तिगत खाता। उसी तरीके से प्राप्त दलाली, ये उपज खर्च खाता होगा। अप्राप्त दलाली, अप्राप्त दलाली का मतलब होता है बच्चे कि जो दलाली अभी मिलनी बाकी है उसे अप्राप्त दलाली कहते हैं, ठीक है। ये संपत्ति होता है व्यवसाय के लिए, और ये व्यक्तिगत खाता है। पेशगी प्राप्त दलाली, जो दलाली पहले ही ऑलरेडी मिल चुकी है उसे हम पेशगी प्राप्त दलाली कहते हैं। ये भी व्यक्तिगत खाता होता है और ये दायित्व है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें ध्यान देंगे, ठीक है। ओके बच्चे।